Hello student, myself Talent. Today I will show you Urja-based source of energy. Now, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ऊर्जा के विभिन्न प्रकार होते हैं जिन्हें भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ऊर्जा के स्रोत में नेक्स्ट पॉइंट है, एक उत्तम ऊर्जा स्रोत वह होता है, एक अच्छा ऊर्जा स्रोत क्या है, जो एक अच्छा ऊर्जा स्रोत क्या है। तो पहला पॉइंट, जो भंडारण तथा परिवहन में आसान, वो ऊर्जा स्रोत जिसका भंडारण और परिवहन, जिसका स्टोर और ट्रांसपोर्ट पर बहुत ही सिंपल होना चाहिए, जैसे भंडारण और परिवहन आसान। सेकंड पॉइंट, ऊर्जा स्रोत सस्ता होना चाहिए, जो हम ईंधन के रूप में यूज कर रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, उसका ऊर्जा स्रोत सस्ता होना चाहिए, वो हमें आसानी से सरलता से कम पैसे में प्राप्त होना चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा ऊर्जा स्रोत होता है। नेक्स्ट पॉइंट, सरलता से सुलभ हो सके, जो आसानी से प्राप्त हो सके, जो हमें ईंधन आसानी से प्राप्त हो जाता है, वो हमारे लिए अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है। जिसकी कैलोरी मान अधिक, जिससे हम अधिक से अधिक ऊष्मा एनर्जी प्राप्त कर सकें, वो भी हमारे लिए क्या होता है, अच्छा ऊर्जा का स्रोत होता है। जैसे कि मैं टॉपिक में आपको बताना चाहूँगा कि ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के उत्तम ऊर्जा स्रोत वह हैं जो अपने पास क्या रखते हैं, जो भंडारण और परिवहन में आसान, जिसका भंडारण और परिवहन ट्रांसपोर्टेशन क्या हो, आसान है। एंड सेकंड, ऊर्जा स्रोत सस्ता होना चाहिए, मतलब कि जो ऊर्जा उसका स्रोत है वो आसानी से कम पैसों में प्राप्त करना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सरलता से सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो सके, सुलभ मतलब आसानी से प्राप्त हो सके। फोर्थ पॉइंट, जिसका कैलोरी मान अधिक, उससे भी हम अच्छा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अगर आपसे पहले बता चुका हूँ ऊर्जा क्या होती है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता, किसी व्यक्ति या वस्तु में या विशेष द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा का मतलब जूल होता है, ऊर्जा को ना उत्पन्न कर सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ वीडियो में। अब आता है ऊर्जा के स्रोत चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक उत्तम ऊर्जा स्रोत क्या होता है, एक अच्छा ऊर्जा स्रोत क्या है, एक अच्छा ईंधन क्या है। तभी आप यही पॉइंट बनाएंगे, अच्छा ऊर्जा स्रोत पूछे या अच्छा ईंधन पूछे तो भी आपको यही बताना है। तो जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, उसे भी अच्छा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो ऊर्जा स्रोत सस्ता होना चाहिए, उसे भी उत्तम मतलब अच्छा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जो असुलभ से हो, मतलब जो सरलता से सुलभ हो सके, मतलब कि आसानी से प्राप्त हो सके, उसे भी उत्तम ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जिसकी कैलोरी मान अधिक हो, उससे भी हम उत्तम मतलब अच्छा ऊर्जा स्रोत कहते हैं। आप नोट कर सकते हैं इसे। ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत उत्तम ऊर्जा स्रोत आपने देखी। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऊर्जा के स्रोत के प्रकार। ऊर्जा के स्रोत के दो प्रकार होते हैं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। एक होता है पारंपरिक, एक होता है गैर पारंपरिक। ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं, कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स एनर्जी है पारंपरिक सोर्स, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। अब टॉपिक आता है कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह सोर्स है जो लंबे समय से प्रयोग में है, जो लंबे समय से प्रयोग में है, वह प्रकृति में तय तथा सीमित है, जो प्रकृति में तय है, फिक्स्ड है और लिमिटेड है।
उसे हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे आज से कई हज़ार साल पहले हमारी प्रकृति की प्रलय आने पर वहाँ के पेड़ पौधे जीवाश्म जो मिट्टी के नीचे दब गए, वो हमारी एनर्जी और एनर्जी स्रोतों में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई है। उन्हीं को हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह ऊर्जा स्रोत है जो लंबे समय से प्रयोग हो रही है और हमारी प्रकृति में तय है और सीमित भी है। इट इज फिक्स्ड एंड लिमिटेड इन नेचर। ये तय है और सीमित भी है। इन्हें हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इन्हें बोल सकते हैं वह स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में है, लंबे समय से प्रयोग में है तथा प्रकृति में तय तथा सीमित है। इन्हें पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसका उदाहरण है कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। जैसा कि आपसे कोई भी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत पूछता था, बता दोगे वो स्रोत जो लंबे समय से प्राप्त हो रहा है और प्रकृति में लिमिटेड है, प्रकृति में लिमिटेड और फिक्स है, मतलब तय और सीमित है। उस स्रोत को हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो बता दो उसका मेन पॉइंट है जो लंबे समय से यूज हो रहा है, जो लंबे समय से यूज में है और तय और सीमित है। हमारी प्रकृति में क्या है, वो तय भी है और सीमित है, फिक्स और लिमिटेड है। उसी स्रोत को हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब आते हैं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? जो आधुनिक युग में हमें सौर ऊर्जा, विंड ऊर्जा, ठीक है ना, विंड ऊर्जा हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, इनसे हमने एनर्जी को यूज करना सीखा और आज के युग में उन्हें यूज कर रहे हैं। तो इन्हें हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। है तो नेचुरल, लेकिन उन्हें पहले यूज करना नहीं आता था, उनकी तकनीकी को यूज नहीं किया जाता था। उन्हें नए युग में, आधुनिक युग में यूज किया गया, जिन्हें हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वह स्रोत है जो हाल में ही प्रयोग में आए हैं, हाल में ही हमारे क्या है, प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों का प्रयोग और तकनीकी पहले दोनों ही नहीं थी। हाल ही प्रयोग किया है, उससे पहले इन स्रोतों का प्रयोग करना, उसके तकनीकी का यूज करना पहले दोनों ही नहीं थे। इसे हम क्या बोलते हैं? गैर पारंपरिक ऊर्जा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। अब आता है उदाहरण। उदाहरण क्या होगा? उदाहरण होगा सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, बायोगैस, गैस, ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा। जैसा कि मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। पारंपरिक और गैर पारंपरिक में इंग्लिश से बोलते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होता है? वो स्रोत जो लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं, जो लंबे समय से प्रयोग में आ रहे हैं और जो हमारी प्रकृति में तय और सीमित है, उन्हें हम पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में कोयला, पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल आदि। पर जो हमारे पास गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, वह स्रोत जो हाल में ही प्रयोग में आए हैं। इन स्रोतों का पहले प्रयोग और
तकनीकी, पहले दोनों ही नहीं थी। ये हाल ही प्रयोग आए हैं और इन स्रोतों का प्रयोग और तकनीकी इससे पहले दोनों ही नहीं थे। इन स्रोतों को हम गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल पे सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, बायोगैस एंड ज्वारी ऊर्जा। ज्वारी टाइडल एनर्जी, ज्वारी टाइडल एनर्जी। नाउ नोट दिस। Hello students, myself Anand Saini, I am your chemistry tutor. Let's start to learn chemistry. बच्चों जैसा हमारा चैप्टर चल रहा है तत्वों का वर्गीकरण, इस चैप्टर में हम लोग को बहुत सारी चीजें सीखनी है, बहुत सारी चीजें हमको पढ़ी हुई हैं। एग्जैक्टली अगर हम बात करते हैं लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में आपने जो डिस्कस किया हुआ था वही डिस्कस किया था कि डोबेराइनर का ट्रेड्स लॉ क्या होता है, डोबेराइनर का त्रिक नियम क्या है, और बहुत सारी चीजें आपने जानी थी कि आवर्त सारणी की एक्चुअल जरूरत क्या है, क्यों आवर्त सारणी का निर्माण किया गया, क्यों तत्वों का वर्गीकरण किया गया, उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपने लास्ट क्लास में समझी हुई थी, जानी हुई थी। तो आज जैसे कि बोर्ड एग्जाम के बेहाफ पर हम लोग जो ज़्यादा चीजें पूछी जाती है उनको हमें डिस्कस करना है, थोड़ी बहुत इधर उधर चीजें लेकर के चलते रहेंगे। तो जैसे आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहा होगा कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ना है वो है मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या होती है, इसका आधार क्या होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में एग्जैक्टली आपसे कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी क्या है, इसका आधार क्या है और इसके उपयोगिता बताइए, कुछ विशेषताएं लिखिए या फिर क्या दोष रहा। इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, तो वो हम लोगों ने टॉपिक आज की क्लास में डिस्कस करने हैं। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज जो आप डिस्कस करने जा रहे हो वो हम लोग डिस्कस करेंगे एक और है न्यूटन का अस्तर नियम। अब ये क्या है, मेंडलीव की आवर्त सारणी आने से पहले न्यूटन ने, एक और साइंटिस्ट हैं, इन्होंने भी योगदान दिया तत्वों के वर्गीकरण में। उसे भी जानिए, पूछा नहीं जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है कभी कभी का है, लेकिन जानना तो जरूरी है। न्यूटन का अस्तर नियम, चलिए बात करेंगे लोग न्यूटन के अस्तर नियम की कि न्यूटन का अस्तर नियम क्या होता है। तो बेटा बड़ा सिंपल सा है, देखिए जैसे आप जानते हैं संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गा मा पा धा नी नी धा प म गा रे सा, लाइक दैट, इस तरीके से। और रिपीटिशन होता है, आवर्तता होती है ना, सारे गा मा पा धा नी नी धा प म गा रे सा, लाइक वहीं से पीछे से स्टार्ट हो जाता है, एक बार फिर से हम लोग। अच्छा, वैसे ही संगीत के 7 स्वरों को आधार मानकर इन्होंने भी यहाँ पर ये वर्गीकरण दिया। इस वर्गीकरण में उन्होंने कहा कि तत्वों को जब हम बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, जब हम तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं, तो जो पहला वाला तत्व होता है वो गुणों में समानता रखता है, किससे, अपने 8वें तत्व से। तो बात क्या आ रही है निकल के, बात ये निकल के आ रही है कि पहला तत्व और 8वां तत्व उनके गुण समान हैं। कब समान हो रहे हैं, जब हमने तत्व को रखा हुआ है बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। तो कैसे, एग्जांपल देते हैं, सामने आपके बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, जैसे संगीत के 7 स्वर की बात कर रहे हैं, इस तरीके से एलिमेंट्स आपने यहाँ रखने हैं। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, उनके आधार पर ये बात कही गई कि तत्वों को हम गिनना स्टार्ट करेंगे, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। कह रहे हैं कि कोई भी जो तत्व है ना वो अपने से 8वें तत्व के समान होगा गुणों में, अपने से 8वें तत्व के, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8वां कौन आ रहा है, सोडियम। इसके आधार पर बात क्या कही गई कि जो लिथियम है और जो सोडियम है इनके गुण होंगे समान। इसी तरीके से आगे के और भी एग्जांपल आपको दिए गए, और भी बातें आपसे बताई गई। न्यूटन का अस्तर नियम केवल इतना बता रहा है आपको कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में हम लोग रख रहे हैं तो पहले वाले तत्व और 8वें वाले तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती है। हाँ, वर्गीकरण ठीक था लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। रीज़न था क्योंकि और भी जो बहुत सारे तत्व थे वो उनके इस वर्गीकरण को फॉलो नहीं करते थे, इस तरीके से कि सारे एलिमेंट्स हों, उनके प्रॉपर्टी सिमिलर हो, इसलिए
ऐसा हुआ नहीं तो ये वाला वर्गीकरण भी फेल होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी आई सन 1863 में, ये डिस्कस करना है। यहाँ से तत्वों के वर्गीकरण में बहुत फायदा हुआ, बहुत सारी चीजें जानने को मिली। क्या है वो चीजें, वो सारी चीजें समझेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं मेंडलीव की ये जो आवर्त सारणी आई, दिमित्री मेंडलीव, साइंटिस्ट नेम था दिमित्री मेंडलीव, और ये आवर्त सारणी सन 1863 में आई। स्पेशल सी बात कि जब ये आवर्त सारणी आई थी उस समय तक जो तत्व खोजे गए थे वो तत्वों की संख्या थी 69। कितनी? 69। ओके, ये बात आपको ध्यान रखना होता है। कई बार इधर के एग्जाम में पूछा गया है आपसे, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी किस सन में आई? सन 1863 में, और तब तक ज्ञात तत्वों की संख्या थी 69। ओके, अब आप बात समझते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी में आधार किसे माना गया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार माना गया तत्वों के परमाणु भार को। किसे आधार माना गया है? तत्वों के परमाणु भार को। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधार माना गया तत्वों के परमाणु भार को, और जब परमाणु भार को आधार माना है तो वहां से एक आवर्त नियम भी आया। क्या नियम आया है उसे भी देखेंगे हम लोग। आवर्त नियम में जो बात कही गई वो ये बात कही गई कि तत्वों के जो गुण होते हैं वो गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के मूल आवर्त नियम की बात हो रही है। स्पेशली आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है? मूल आवर्त नियम क्या है? सिंपल सा आपको बोलना है कि जो तत्वों के गुण होते हैं वो उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होने का मतलब है धीरे धीरे निश्चित क्रम में बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद। तो तत्वों के आवर्ती फलन होते हैं क्या? उनके गुण कब? जब आधार मानते हैं उनके परमाणु भार को। तो आप ऐसे भी कहते हैं कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखा जाता है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में उनके गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। ये भी सेंटेंस बोल सकते हैं कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखते हैं तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में पुनरावृत्ति पाई जाती है। सिंपल सेंटेंस सुनिएगा, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये भी है, दोनों है। आप में जो इजी हो आप समझ लीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो इजी सेंटेंस है वो क्या है बेटा? मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या है? एक बार ये समझेंगे, तत्वों के गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसके बाद में बात करनी है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, विशेषताओं की बात करते हैं। मेंडलीव ने अपना एक टेबल बना के दिया, उस टेबल में उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया, और उसके बाद में यहाँ से जो एक नई बात निकल के आई वो ये थी जो हम लोग पढ़ेंगे विशेषताओं में, कि मेंडलीव की इस आवर्त सारणी की विशेषता है। जो उन्होंने टेबल बनाया था उस टेबल में उन्होंने कुछ 36 कॉलम रखे हुए थे और कुछ 36 कॉलम रखे थे, कुछ एक ऊर्ध्वाधर कॉलम रखे हुए थे। फिर वहां पर सभी एलिमेंट्स को सेटअप किया गया था, और वो जो एलिमेंट्स का सेटअप हुआ था वो बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में हुआ था। अच्छा सुनिएगा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बात कही कि जो तत्वों के गुण होते हैं ना, जैसे विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं, विशेषताओं में उन्होंने कहा कि इसमें ये जो 36 लाइनें हैं इन 36 लाइनों को आवर्त बोलते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है ये हो गया आवर्त, और ये जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है इनको उन्होंने कहा वर्ग या फिर समूह। ये बात आपको समझ ली है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बताया कि मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें 36 कॉलम थे, उन्हें कहा गया आवर्त, और जो मूल थे उनको कहा गया था वर्ग अथवा समूह। विशेषताएं को पढ़ रहे हैं, विशेषताओं में आपसे ये बात कही गई। इसके बाद में अच्छा एक चीज और कई बार पूछी जाती रही है, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। आवर्त के अलावा जो पंक्तियां भी कहा गया, और पंक्तियों की टोटल संख्या बताई गई। पंक्तियों की जो संख्या थी बेटा वो बताई गई 12, और वर्ग की संख्या बताई गई 8। यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। पीडीएफ मिलेगा, उसके थ्रू आपको सारे नोट्स लिखे हुए मिल जाएंगे, बट अभी आपको ध्यान से समझ लेना है कि टोटल जो पंक्तियां थी 36 उनकी संख्या थी 12, और वर्गों की संख्या थी कितनी? 8। ठीक है। अब इसके बाद में आपको जो डिस्कस करना है नेक्स्ट पॉइंट वो हम लोग समझेंगे। उसमें बताया जाता है, कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी तो इस आवर्त सारणी में नेक्स्ट पॉइंट आपको जो आपने आधार में लिखा होता है ना वही विशेषताओं में लिखेंगे। विशेषताओं में आपको पॉइंट लिखना है कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना है। तो 5 पॉइंट लिखने हैं आपको, कैसे लिखना है आपको शुरू से बता दूं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे इस आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में रखना है। पॉइंट नंबर सेकंड बोलिएगा इस आवर्त सारणी में
जो ऊर्ध्वाधर कॉलम थे उनकी संख्या 8 थी, ये वर्ग अथवा समूह कहा गया। ठीक है, पॉइंट नंबर नेक्स्ट नंबर 3 इसमें आप बोल लीजिएगा कि लिखेंगे इसमें हम लोग कि इस आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों की संख्या 12 थी, इन्हें आवर्त भी कहा गया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो बहुत स्पेशल था वो क्या था, वो ये था, इन्होंने कहा कि इस आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में, पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिएगा, इस आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रख दिया गया। जो कॉलम बनाए गए थे ना वो ऊर्ध्वाधर वाले, समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया। इसके बाद का जो पॉइंट है वो टू मच स्पेशल है, इसीलिए विशेषताओं में आया। उन्होंने बताया कि आवर्त सारणी बनाते समय कई जगह पर रिक्त स्थान भी छोड़ने पड़े, क्योंकि वैसी प्रॉपर्टी वाला कोई तत्व उनको नहीं मिल रहा था, उसके अगला वाला मिल रहा था। ठीक है ना, तो ये पॉइंट यहाँ के लिए स्पेशल होता है कि आवर्त सारणी, इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थान भी छोड़े। 5 पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। 5वां पॉइंट में आपको क्या लिखना है, स्पेशल पॉइंट है, विशेषताएं पढ़ रहे हैं। आपने कहना है कि इस आवर्त सारणी में कहीं कहीं रिक्त स्थानों को भी छोड़ा। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे उपयोगिता की। जब उपयोगिता की बात करते हैं, उपयोगिता में आपको यहाँ पर बताया गया कि सबसे पहले उपयोगिता की बात, आवर्त सारणी का निर्माण तत्वों के गुणों का जो अध्ययन है वो इजी हो जाए, केवल इसी में। ठीक है, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप उपयोगिता में लिखोगे कि इस आवर्त सारणी की सहायता से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो, अध्ययन आसान हो गया। अब प्रॉपर्टियां में ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, किसी एक की पढ़ लेते तो उस ग्रुप में जितने भी हैं अन्य तत्व तो उनकी प्रॉपर्टी लगभग वैसी ही होगी। इस बात के बिहार पर हमें पता चला। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। उपयोगिता में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, उपयोगिता की बात बताइए। अब जैसे जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, उस लास्ट वाले पॉइंट का तो बहुत ही बड़ा उपयोग रहा है, लेकिन उससे पहले हम लोग पॉइंट नंबर सेकंड, एक जो आपको अभी नहीं पता है उसकी बात कर ले रहे हैं। पॉइंट नंबर सेकंड है उपयोगिता में कि इस आवर्त सारणी के माध्यम से तत्वों के परमाणु भार में भी करेक्शन किया गया, सही परमाणु भार को ज्ञात करने में सहायता पाई। पहला तो तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, दूसरा क्या है, तत्वों का सही परमाणु भार भी यहाँ से ज्ञात हो। जैसे बात कर लेते हैं वो बेरिलियम की, लिथियम की, इन तत्वों का परमाणु भार पहले अलग माना जाता रहा, लिथियम को 13.5 माना जाता रहा, पर एट लास्ट बाद में पता चला कि नहीं, उसका जो परमाणु भार होता है वो 9.4 समथिंग होता है, जो 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पर अभी जो हम लोग 9 यूज करते हैं लिथियम का परमाणु भार वो एक्चुअली 9 है। वो हमें कब पता चला है, तो वो हमें इस आवर्त सारणी के बाद में पता चला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। एक और जो नंबर 3 है उसमें आपसे बात कही जा रही है कि इस आवर्त सारणी में, इस आवर्त सारणी में जो तत्वों के जो सबसे ज्यादा उपयोगिता की बात करनी है वो यही है। जैसे यहाँ पर 5वें पॉइंट में मैंने कहा आपसे बोला हुआ था ना कि बहुत सारे रिक्त स्थान खाली छोड़ने पड़ गए थे आवर्त सारणी। अब वो रिक्त स्थान खाली छोड़े गए थे इसलिए क्योंकि परमाणु भार हमें पता था और हमें ये पता था कि ऐसी प्रॉपर्टी वाला कोई तत्व हो सकता है। तो इस बात को पॉइंट आउट करके बहुत सारे नए तत्वों की खोज भी हुई। कौन कौन से वो तत्व रहे, जैसे आपका स्कैंडियम है, गैलेरियम है और जर्मेनियम है, ये तत्व भी इसी के बिहार पर खोजे गए। तो यहाँ पे आप जो पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 आपका क्या होगा, पॉइंट नंबर 3 में आपको कहना है कि इस आवर्त सारणी के आधार पर कुछ नए तत्वों की खोज भी संभव हुई, जैसे स्कैंडियम, गैलेरियम एंड जर्मेनियम। गॉट इट, दिस इज द पॉइंट। एग्जैक्टली इस तरीके से आपको बात बताई गई है। अब जब बात करनी है डोज की, क्योंकि ये आवर्त सारणी इतनी ज़्यादा पॉपुलर तो बहुत हुई, कुछ एक दोष भी निकले हैं, उन दोषों की वजह से ये आवर्त सारणी फेल हुई है, नहीं आगे फॉलो की गई है। क्या पोजीशन रहे, क्योंकि आज के टाइम पे जो आवर्त सारणी लोग यूज करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, दीर्घाकार आवर्त सारणी है, उसे हम लोग आजकल यूज करते हैं। और उससे पहले भी और वर्गीकरण आया, एक मेंडेलिव का आधुनिक आवर्त नियम आया, फिर उसके बाद दीर्घाकार आवर्त सारणी हुई जो आज हम लोग यूज कर रहे हैं। तो क्या कुछ इनके फेल्योर रहे, उन सब चीज़ों को भी तो डिस्कस करना ही पड़ेगा, वो पूछा भी जाता है आपसे एग्जाम में। तो हम लोग तो दोस्त की बात करनी है, दोस्तों की बात में जैसे आपने देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स नहीं है आवर्त सारणी में, फॉलो क्यों नहीं की गई, क्या दोष रहे। तो दोस्तों की बात करेंगे, जैसे सबसे पहले हम लोग अपने एक जो इनका सबसे बड़ा दोष माना गया कि भाई आवर्त सारणी जब इन्होंने बनाई तो उसके लिए उन्होंने कहा कि हमने ये जो आवर्त सारणी बनाई है उसके तत्वों के परमाणु भार को आधार माना
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि तत्वों के जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमने तत्वों को अरेंज किया होगा। पहले हल्का तत्व है, फिर भारी तत्व है, फिर और भारी तत्व है, ऐसे करके उन्होंने बात बताई थी और उसी आधार पर हमने तत्वों को रखा है अकॉर्डिंग टू मेंडेलीव। बट जब इनका पूरा पीरियोडिक टेबल आया और उसमें देखा सभी लोगों ने तो कुछ पॉइंट्स में मिस्टेक्स भी थी। अच्छा, क्योंकि इन्होंने तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार को तो आधार माना था, इसके अलावा एक आधार ये भी था कि एक ग्रुप में समान तत्व वाले समान गुण वाले तत्व आ जाए, इसलिए कहीं कुछ गलतियां हुई हैं। अब जैसे गलतियों की बात करते हैं तो वो मिस्टेक्स जैसे आपका आता है कोबाल्ट और निकेल, तो इन्होंने क्या किया हुआ, इन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा हुआ है, निकेल को बाद में रखा हुआ है। रीजन क्या है? रीजन उन्होंने कहा भाई हमने ग्रुप वाइज सेटअप किया हुआ है, समान गुण वाले तो कोबाल्ट का स्थान यहाँ होना चाहिए इसलिए हमने यहाँ रख दिया, निकेल का स्थान यहाँ होना चाहिए गुणों के आधार पर, वो हमने यहाँ रख दिया। लेकिन आधार की बात किया था, उन्होंने कहा था परमाणु भार को आधार माना हुआ है। अब ये जो तत्व है ना, ये तत्व आपका भारी है और ये तत्व आपका हल्का है। एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये एक पॉइंट आया। जैसे आप आयोडीन और टेलुरियम की बात आती है, टेलुरियम को पहले रख दिया, आयोडीन को उन्होंने बाद में रखा। टेलुरियम को पहले रख दिया है और आयोडीन को बाद में रखा हुआ। ये एक पॉइंट्स जैसे अब इसके पॉइंट 58.9 समथिंग था और यहाँ पर 58.7 समथिंग था। ऐसे ही जब टेलुरियम की बात करते हैं तो इसका परमाणु भार 170.6 समथिंग था और इसका होता है 126.9 समथिंग होता है। ये बात कर रहे हैं हम लोग कि तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर इस आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है। लेकिन जब दोष की बात आई तो सबसे बड़ा दोष यही हो गया कि हल्का वाला तत्व रखा है बाद में, भारी वाला रख दिया है। पहले होना क्या चाहिए था? पहले हल्का तत्व बाद में भारी तत्व। इसको आगे होना चाहिए, इसको पीछे होना चाहिए, इसको आगे होना चाहिए, इसको पीछे होना चाहिए, ऑपोजिट। कुछ गलतियां दोष पड़ रहे हैं तो ये इनका पहला दोष था। पहले दोष में आप लिखोगे कि हल्के तत्वों को भारी तत्वों से पहले रखा गया, लाइक फॉर एग्जांपल निकेल एंड कोबाल्ट, टेलुरियम और आयोडीन। ऐसे ही अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगले पॉइंट में भी इनको दोष रहा। क्या दोष था? अब खुद कह रहे हैं कि समान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखना है। गलतियां कहाँ थी? गलतियां उन्होंने की कि ऐसे तत्व साथ में रख दिए जिनके गुण समान हैं। जैसे क्षारीय धातु फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने जो रखा साथ में, वो इन्होंने रख दिया क्षार धातुओं को क्षारीय धातु के साथ में रखा मृदा धातुओं को, मुद्रा धातु सॉरी क्षारीय धातु के साथ में मुद्रा धातु को रख दिया। अच्छा, इसका क्या था? ये होती है अधिक क्रियाशील और ये होती हैं कम क्रियाशील। ये ज्यादा क्रियाशील है, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, ये लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। तो यही तो प्रॉब्लम थी, यही तो मिस्टेक्स हुई, यही तो दोष है। इन्होंने खुद कहा कि समान गुण वाले को रखना। आप देखोगे गुण समान है क्या? ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो क्या साथ में रखना चाहिए? नहीं रखना चाहिए, बट इन्होंने रखा, ये इनका दोष हुआ। ऐसे ही और दोष की बात कर रहे हैं तो एक और दोष की बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या किया? उसमें उन्होंने समान गुण वाले जो तत्व थे, जैसे आपने देखा, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा। ऐसे समान गुण वाले तत्व जो थे उनको अलग अलग रख दिया। लाइक प्लैटिनम होता है और गोल्ड होता है, उत्कृष्ट धातु में, लेकिन इनको रख दिया उन्होंने अलग अलग। तो ये भी मिस्टेक्स हुई, ये भी दोष हुए। गलतियां नहीं कि समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग, असमान गुण वाले तत्वों को एक साथ में रखा गया। ये भी आप एग्जाम्पल में बताएंगे, लाइक प्लैटिनम और गोल्ड। ठीक इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं तो और दोषों की, जैसे 4-5 आपको दो और लिखने होंगे, तो दोषों की बात करेंगे हम लोग तो। और नेक्स्ट दोष में आपका ये भी आता है कि भाई आपने ये बात तो कही कि नेक्स्ट की खोज होगी हमारे आधार पर, लेकिन वहाँ पर उन्होंने कॉलम्स जो है ना कम छोड़े और रिसर्च की गई टाइम टू टाइम बहुत सारे एलिमेंट मिले। जैसे आप जानते हो आज के टाइम पर 118 तत्व ज्ञात है ना, तब कितने थे? 69 एलिमेंट ज्ञात थे केवल, ठीक है। और अभी कितने? 118। उन्होंने कॉलम छोड़े थे बट कम छोड़े थे। नए तत्वों के स्थान की कमी थी और सबसे बड़ी बात समस्थानिकों के लिए उसमें कोई भी स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिकों का क्या उचित स्थान होना चाहिए।
तो ये मेंडेलिव की आवर्त सारणी का डिस्कशन आपने किया। मेंडेलिव का वर्गीकरण जाना, मेंडेलिव की आवर्त सारणी का आधार क्या होता है, परमाणु भार होता है, इसका आवर्त नियम क्या होता है, क्या विशेषताएं, क्या दोष और क्या उपयोगिता आपने पढ़ी। अच्छा, उपयोगिता की बात करते हैं तो एक मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी बोलने में। एग्जाम्पल जब हम आपको दे रहे थे यहाँ उपयोगिता में, हमने आपसे कहा होगा पॉइंट नंबर 2 में हमने बताया था कि तत्वों का परमाणु भार का करेक्शन भी इस आवर्त सारणी के साथ हुआ था, आधार पर हुआ था। उसमें हमने आपको लिथियम बोल दिया था, एक्चुअली वो लिथियम नहीं बेरिलियम था, ये मैंने धोखे से बोल दिया था, ठीक है ना। तो लिथियम नहीं होगा, बेरिलियम होगा। बेरिलियम का पहले 13.4 माना जाता रहा, लेकिन बाद में 9 दिस टाइम हम लोग इसका परमाणु भार 9 जानते हैं, 9 मानते हैं, जो कि एक्चुअल है। तो इस आवर्त सारणी के उपयोगिता में आपसे बात बताई है तो ये हो सकती है। तत्वों के परमाणु जो गुण हैं उनका अध्ययन सरल हो गया। इसके अलावा परमाणुओं के जो परमाणु भार होते हैं, तत्वों के जो परमाणु भार होते हैं, उनका भी करेक्शन इसके आधार पर किया गया। नेक्स्ट क्लास में अगली 2 आवर्त सारणी हमें डिस्कस करनी होगी, जो मेंडेलिव की आधुनिक आवर्त सारणी है वो, और इसके बाद हमें डिस्कशन करना होगा दीर्घकालिक आवर्त सारणी के बारे में। अभी के लिए थैंक यू। Hello students, welcome to the online classes of Shivaji Group of Institution. Today I am going to explain the method of asexual reproduction, which is sporulation या फिर बीजाणु जनन। बट उससे पहले हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, जो था टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ रखा है कि रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो हम लोग पढ़ रहे थे अलैंगिक जनन की विधियां, जिनमें सबसे पहला था विखंडन। विखंडन क्या था, जिसमें भी कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो पेरेंट बॉडी के साथ ही डिवाइड हो जाती है और 2 फॉर्म्स में बट जाती है। विखंडन 2 प्रकार का होता है, एक द्विविखंडन और एक बहुविखंडन। यानी द्विविखंडन में क्या होगा, जो पेरेंट बॉडी होगी जैसे अमीबा, पेरेंट बॉडी होगी वो 2 हाफ में इक्वल डिवाइड यानी 2 पार्ट्स में बट जाएगी। बट अगर हम लोग बहुविखंडन की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि एनिमल बॉडी या ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो पेरेंट बॉडी होती है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ये था हम लोग का विखंडन, यानी जिसमें हम लोगों ने पढ़ा द्विविखंडन या फिर और बहुविखंडन। नेक्स्ट था हम लोग का मुकुलन। तो मुकुलन में मैंने आपको बताया था कि कुछ जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के या एनिमल्स के वो आउट ग्रोथ करते हैं और एक नए प्लांट या फिर एनिमल का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे अगर हाइड्रा की बात करें तो वो क्या करता है, वो एक बर्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी ये क्या बनाता है, आउट ग्रोथ बनाता है। और कुछ टाइम के बाद जब ये मैच्योर हो जाती है या फिर टाइम्स के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है, तो ये क्या करती है, यहाँ से अलग हो जाती है और एक नए हाइड्रा का फॉर्मेशन करती है। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में मैंने आपको बताया था ब्रायोफिलम। जैसे ब्रायोफिलम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा था, लीव्स बनती हैं आउटग्रोथ की फॉर्मेशन में। और सुटेबल टाइम आने पे क्या होती है, लीव्स आउटग्रोथ जिसे हम लोग बोल रहे हैं वो अलग हो जाती है और नए ब्रायोफिलम के प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हम लोग का मुकुलन या फिर बडिंग। और लास्ट था हम लोग का रीजनरेशन या फिर पुनर्भवन या फिर पुनर्जनन, जिसमें हमने कहा था कि लिगार्ड जो होती है छिपकली, उसकी जो टेल होती है वो अलग हो जाती है, तो उसमें इतना रीजनरेशन पावर होता है, यानी उसके जो टिश्यू होते हैं वो आपस में रीजनरेट करते हैं और एक नए टेल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से होता है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन, जिसमें प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी एक नई बॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बीजाणुजनन या फिर स्पोरुलेशन। तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, बीजाणुजनन या फिर ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें क्या हो, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बीजाणु जनन होता है। तो बीजाणु जनन क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है। ये क्या है, हम लोग को पता है कि ये अलैंगिक जनन की एक विधि होती है और ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जा रही है, जीवाणु और कवक में। जीवाणु पाई जाएगी और कवक में एग्जाम्पल ले रखा है राइजोप्लाज्म।
तो राइजोपस में स्पेशली पाई जाती है, जैसा आप लोग डायग्राम देख रहे हो नीचे, तो राइजोपस में डायग्राम दे रखा है। और कुछ पौधों जैसे फर्न और मॉस में पाई जाती है, जहां पर जो फॉर्मेशन होता है फूल का वो किसी कवर के अंदर होगा। राइजोपस में बीजाणु एक विशिष्ट बीजाणु धानी में बनते हैं। तो जैसा डायग्राम देख रहे हो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जहां पर सीड्स इकट्ठे हो गए उसको बोल रहे हैं बीजाणु धानी, यानी इसके अंदर सीड्स क्या है, भरे हैं। और ये सही टाइम आने पर क्या होता है, ये रप्चर हो जाएगी, ये फट जाती है, और ये बीजाणु जो होते हैं इसके अंदर यानी बीजाणु धानी में जो होते हैं वो यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और नए फिलामेंट का, नए प्लांट का, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। स्टूडेंट्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि बीजाणु जनन क्या है, अलैंगिक जनन की विधि है जो कहाँ कहाँ पाई जा रही है, जीवाणु में और कवक में पाई जा रही है। और कहाँ पाई जा रही है, शैवाल में। सारी शैवाल में नहीं पाया जाता है, कुछ शैवाल में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में जनन नहीं कर सकती है। और राइजोपस में बीजाणु एक विशिष्ट भाग बीजाणु धानी में बनते हैं। कहाँ पर, बीजाणु धानी में बनते हैं, और कुछ समय के बाद ये बीजाणु धानी फट जाती है, और बीजाणु धानी की कवक तंतुओं पर विकसित होती है। यहाँ पे इसको क्या बोल रहे हैं, कवक जाल बोल रहे हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा बीजाणु जनन या फिर स्पोरुलेशन, जो कैसे हो रहा था, बीजाणु की सहायता से कवक में, शैवाल में और कुछ जीवाणुओं में। शैवाल में भी कम होता है, बट अगर प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तो फिर वो बीजाणु धानी में बीज इकट्ठा कर लेता है और अनुकूल परिस्थितियां आने पर उसको फोड़ देता है, या फिर वो खुद से रप्चर हो जाती है, जिससे उसके बीजाणु वातावरण में फैल जाते हैं। और हम लोगों ने बात की थी राइजोपस की, तो राइजोपस में क्या हो रहा था, उसमें भी एक बीजाणु धानी का फॉर्मेशन हो रहा था, जिसमें सारे सीड्स इकट्ठा हो जा रहे थे, और अनुकूल परिस्थिति आने पर वो बीजाणु धानी फट गई और रप्चर होकर वातावरण में उसके बीज फैल जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक प्लांट से खूब सारे बीज निकलते हैं और कई जगह जाकर वो फैल जाते हैं और नए प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये था हम लोग का बीजाणु जनन। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की या नेक्स्ट टॉपिक की, जो है खंडन या फिर फ्रेगमेंटेशन। ये क्या होता है, कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव। आप लोग याद करो विखंडन में क्या हो रहा था, एक कोशिकीय जीव की बात की जा रही है, बट अगर खंडन की बात करें तो यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव की बात की जा रही है। और बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनके शरीर में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, यानी शैवाल और कवक। कौन से होंगे, जो हमें आंखों से दिखाई दे जाते हैं। पूर्ण रूप से वृद्धि प्राप्त करके दो या दो से अधिक छोटे खंडों में डिवाइड हो जाएंगे, और एक नए प्लांट का या उनका खंड जो होता है टूटा हुआ, एक नए प्लांट का या फिर नए एनिमल का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये था हमारा खंडन। खंडन में एक बात याद रखने वाली ये होती है कि विखंडन और खंडन सुनने में तो एक लगते हैं बट होते नहीं है। विखंडन में क्या होगा, एक कोशिकीय जीव जो होता है वो टूट जाता है, यानी उसका जो पेरेंट बॉडी होती है वो टूट जाती है। लेकिन खंडन में बहुकोशिकीय जीव जो होता है वो टूटता है, तब जाके नई प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो नोट पॉइंट पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि विखंडन और खंडन में एक अंतर क्या होता है, कि विखंडन एक कोशिकीय जीव में होता है और खंडन बहुकोशिकीय जीव। यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि स्पाइरोगायरा एक प्रकार का शैवाल होता है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुकोशिकीय होता है। ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये प्लांट बॉडी जो हो रही है, एल्गी की बॉडी है, ये यहाँ से टूट रही है और एक नई प्लांट बॉडी या फिर एल्गी बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि ये बहुकोशिकीय इसलिए हम लोग इसको देख सकते हैं। ये इसकी क्या है, न्यूक्लियस है, और ये पूरी प्लांट क्या है, स्पाइरोगायरा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं खंडन क्या होता है। खंडन क्या होता है, कुछ सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीव, जैसे बहुकोशिकीय जो एक या इससे अधिक सेल से मिलकर बने होते हैं, शैवाल और कवक, या फिर जिन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है। पूर्ण वृद्धि प्राप्त करके दो या अधिक छोटे छोटे खंडों में डिवाइड हो जाते हैं और वृद्धि करके क्या बनाते हैं, एक नई प्लांट बॉडी या फिर एनिमल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। और विखंडन और खंडन में अंतर क्या होता है, कि विखंडन जो होता है वो एक कोशिकीय जीव में होता है और खंडन जो होता है वो बहुकोशिकीय जीव में होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि ये क्या बना है,
यानी एक पार्ट टूट के कुछ नया पार्ट बन रहा है, यानी नया पैरोकार यहाँ से बन जाएगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, प्लांट के किसी भी भाग से एक नया प्लांट या फिर उसका पार्ट अराइज होगा, बनेगा। कायिक जनन, वर्धी जनन, इसको वर्धी जनन भी बोलते हैं। ये क्या है, एक अलैंगिक जनन की विधि, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अलैंगिक जनन की विधियां। तो क्या है, कायिक जनन एक वर्धी जनन या फिर अलैंगिक जनन की एक विधि है, जिसमें याद कर रखना है कि पुराने पौधों के भाग, कैसे, नए प्लांट्स के पार्ट नहीं, पुराने पौधों के भाग जैसे जड़, तना या फिर पत्ती से अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल का मतलब होता है जब वेदर, टेम्परेचर और बहुत सारी फिजिकल कंडीशन प्लांट के अकॉर्डिंग हो रही हो, तो उनको क्या बोलते हैं, अनुकूल परिस्थितियां। उसमें क्या होगा, नए पौधे उत्पन्न होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, कायिक जनन। क्या कह रहा है, कायिक जनन क्या है, वर्धी जनन, इसको वर्धी जनन भी बोलते हैं। और ये अलैंगिक जनन की एक विधि है। इसमें क्या होता है कि पुराने पौधे का कोई भी भाग अनुकूल परिस्थिति में एक नए पौधे को जन्म देता है या फिर नए पौधे का निर्माण करता है। पुराने पौधे का भाग कौन था, जड़, तना और पत्ती। इस प्रकार से उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। क्यों कहा गया ये आनुवांशिक रूप, यानी क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें डीएनए भी पाया जाए, किसका, पेरेंट बॉडी का, जिसमें पुराने पौधे की बात की जा रही है। तो पुराने पौधे का जो भाग यूज करना है, जड़, तना या पत्ती। तो इसलिए कह रहा है कि जितने भी प्लांट्स उत्पन्न होंगे वो आनुवांशिक रूप से अपने जनक पौधे या फिर जो पुराना प्लांट है, पेरेंट बॉडी है, उसके समान होते हैं। और कायिक जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक कायिक जनन, यानी नेचुरली जो होता है। एक होता है कृत्रिम कायिक जनन, यानी जिसमें मनुष्य का कोई भी हस्तक्षेप होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कृत्रिम कायिक जनन। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोग का कायिक जनन। Good morning, student. We will continue our topic conversion, and before going through the chapter, we will tell you answers of the exercise that I told you to do in my previous video. I have given you the exercise on page 125, exercise 13.1 and 13.2. Okay, 13.1 and 13.2. So students, check your answers. First of all, exercise 13.1. Sentence number 1 is, he is a shopkeeper. He is not a shopkeeper. You have to put not just after helping verb, auxiliary verb. That one is each. Each के बाद आपको not लगाना है negative बनाने के लिए. Second one, Mohan and Sohan are sad. Mohan and Sohan are not sad. Some of these apples are sour. Some of these apples are not sour. Hamid is poor. Hamid is not poor. Next one, he was sick. He was not sick. She was disappointed. She was not disappointed. They were rich. They were not rich. The villagers were satisfied. The villagers were not satisfied. Hafiz goes to his village. Hafiz does not go to his village. The sentence is given in present indefinite tense, and that's why you have to take the help of do or does. And here, as Hafiz is third person and singular number, that's why you have to use the singular verb does. Hafiz does not go to his village. Next one, Rashid learns his lesson. In the same pattern as Rashid, the given sentence is in present indefinite tense, and Rashid is singular number and third person. That's why you have to use does in singular verb. Rashid does not learn his lesson. I do my work. I do not do my work. Okay? I will illustrate this sentence. Do stand as main verb in the sentence. I do my work. मैं अपना काम करता हूँ.
ठीक है। यहाँ का जो सेंटेंस का डू है दैट डज नॉट वर्क एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, हियर द सेंटेंस वर्ब इज मेन वर्ब, डू, करना। ठीक है, whenever we are going to transfer the sentence into negative sentence, okay, we need helping verb, and according to tense, as the given sentence is present indefinite tense, that's why you have to choose do or does. And here I stand first person. You know, whenever you do not complete both the conditions, है ना, दोनों शर्तें नहीं पूरी होती, यानी सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर नंबर भी होना चाहिए, तब आप वहाँ पे डज लगाते हैं, अदरवाइज डू लगाते हैं। ठीक है, एंड आई यू नो स्टैंड फॉर फर्स्ट पर्सन, इसलिए यहाँ पर आपका जो एक डू है दैट वन इज हेल्पिंग वर्ब, आई डू, एंड देन यू कुड नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू आई डू नॉट, एंड वंस अगेन डू। ये दूसरा डू है, ये आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, आई डू नॉट डू माई वर्ब, एक डू हेल्पिंग वर्ब है जो जिसके बगल में आपको नॉट रखना है, और एक डू जो है वो आपका मेन वर्ब है। नेक्स्ट वन, यू सिंग ए सॉन्ग, यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। द प्यून ईट्स मैंगोज, द प्यून डज नॉट ईट मैंगोज। द फार्मर्स प्लो देयर फील्ड, आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, दैट्स व्हाई द फार्मर्स डू नॉट प्लो देयर फील्ड्स। द कारपेंटर मेक्स अ चेयर, द कारपेंटर डज नॉट मेक अ चेयर। ठीक है, जब डू डज लगाते हैं तो फिर वर्ब में ऐसे यस नहीं लगता, वो हटा लिया जाता है। ठीक है, राइट। नाउ एक्सरसाइज 13.2, here you have to change assertive sentences into negative sentences. Okay, the dogs bark, the dogs do not bark. The sun shone brightly today, the sun did not shine brightly today. She came from her village, she did not come from her village. Ramu learned his lesson. The given sentence is in past indefinite tense, and you know, in past indefinite sentence you choose there is no choice, you use only did and first form of the main verb. ठीक है, तो Ramu did not learn his lesson. They washed their clothes, in the same pattern. They did not wash their clothes. The police beat the thieves. The police did not beat the thieves. He is old, he is not old. You are young, you are not young. He was a patriot, he was not a patriot. Soldiers were brave, soldiers were not brave. I am doing my work, I am not doing my work. You are writing a letter, you are not writing a letter. She was singing song, she was not singing songs. The villagers were sleeping, the villagers were not sleeping. Birds were flying in the sky, birds were not flying in the sky. So student, now you have got checked sentence, and if there is any mistake, remove that mistake, write proper answer, and if you have any doubt, you can clear by asking your question in your group. Okay. Now exercise 13.3, the exercise is given from affirmative to negative. That one is not further, ये नहीं करनी है आपको। अब एक्सरसाइज करनी होगी जहाँ पर आप अपोजिट पाएंगे, यानी निगेटिव से अफर्मेटिव करना होगा। ठीक है, आप एक्सरसाइज करेंगे ऑन पेज 27 13.8। द गिवन सेंटेंस इज 15। ओके, अभी ये एक्सरसाइज भी आपको करनी है क्योंकि आपने अभी जो किया वो आपने अफर्मेटिव से निगेटिव किया, इसका सेकंड पार्ट भी आपको करना होगा निगेटिव से अफर्मेटिव, एंड फॉर that purpose you have to solve exercise number 13.8 on page 127. Okay student, and today we will discuss how we are going to change the sentence
from assertive into interrogative. Okay. In assertive, you get structure of the sentence: subject, verb, subject plus verb plus object. ठीक है, ये सीक्वेंस आप पाते हैं. एंड आफ्टर सेंटेंस we put a full stop. Okay. Now, what will be the structure of interrogative sentences? First of all, you have to put your helping verb or auxiliary verb. Then your subject, and after that your main verb, then object, then question mark. Okay, it will be the structure of your interrogative sentence. And in my previous video I told you that in interrogative sentences there are two types of sentences: one that start with helping verb and another one that start with WH verb. Okay, now in your syllabus there is no frame question, मतलब क्वेश्चन बनाओ, ऐसा कुछ अभी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, क्योंकि फ्रेम क्वेश्चन का मतलब होता है कि आपके जो स्टेटमेंट है देयर विल बी अ आंसर पार्ट, उसमें कोई आंसर पार्ट होगा, तो आंसर पार्ट अंडरलाइन हो या इटैलिक पोर्शन में दिया गया हो तब हम उसको फ्रेम क्वेश्चन करके बनाते हैं. अभी ऐसा आपके सिलेबस में मुझे नहीं दिख रहा, अगर होगा तो देन आई विल टेल यू. ओके, तो अभी तो आपको सीधे इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है. क्वेश्चन फॉर्म भी बोला जाए तो भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, जिसका स्ट्रक्चर ये होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले प्लेस लेगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा. ओके, एंड यू हैव टू पुट नॉट इफ इन योर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मीन्स इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. सो वेयर यू हैव टू पुट नॉट? जस्ट आफ्टर subject here you have to add now. अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस मिला के बनाते हैं तो आपको नॉट यहाँ रखना है. ओके, जस्ट सी एग्जांपल. फर्स्ट ऑफ ऑल assertive sentence: the sun is shining. Okay, सूर्य चमक रहा है, the sun is shining. This one is assertive sentences. Okay, अगर हम इसको निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ आप हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट रखते हैं. द सन इज नॉट शाइनिंग. नाउ इफ वी चेंज द सेंटेंस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट हेल्पिंग वर्ब जस्ट बिफोर सब्जेक्ट. इज द सन शाइनिंग? एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस. And suppose you have to transfer the sentence into interrogative negative. What will be the structure? Is the sun not shining? Question. Okay, means there is no difficult task. You have to just put your helping verb before the subject. Okay. Next. The student has been reading his book for 2 hours. Now just see in the sentence you have 2 helping verbs as been. And to frame interrogative sentence you have to pick up only one. 2 है बट आपको जो हेल्पिंग वर्ब उठानी है इंटरोगेटिव बनाने के लिए तो आप केवल एक हेल्पिंग वर्ब लेंगे. ठीक है, you have to transfer the sentence into interrogative sentence. Has the student been reading his book for 2 hours? Question mark. Means just you have to put this one, your first helping verb, before the subject. Suppose अगर आपके पास 3 helping verb हो, he will have been washing
his clothes for 1 hour. Now change this one into interrogative sentence. Now you have 3 helping. Okay, but to frame interrogative sentence, you will just have this first one, will. Will he have been washing his clothes for 1 hour? And finally question. Okay, अगर आपको इनमें नेगेटिव बनाना है तो where you are going to put your word not. Here this one, has the student not been here, and this one, will he have not been. Will he not, sorry, neither here. Will he not have been washing his clothes for him? ठीक है, जस्ट आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो आपका इंटरोगेटिव बनाने के लिए फर्स्ट प्लेस लेता है. उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम रहता है. देयर विल बी नो चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ फॉर द सेंटेंस. आगे जो सेंटेंस है उसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं है. ओके, so student, I think this is enough for today, and you have to do exercise this one on page 127, exercise 13.8, and then one more exercise on page 130, exercise 13.11. There are 16 sentences. Okay, so do your exercise in your copy. Do your exercise in your copy, and later in my coming video I will tell you your answers. Till then, have a nice day.